नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं 2022 में जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है इन तीन लोगों को, तीन साइंटिस्ट को, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। देखो ये दो लोग जो है ना, एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लाजर, इन्होंने ना क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए काम किया। क्या है ये क्वांटम इंटेंगलमेंट, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूं, बेसिक्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जैसे देखो दो पार्टिकल्स ए और बी बहुत दूरी पर हैं, मतलब सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं ये पार्टिकल्स ए और बी, लेकिन ए पार्टिकल के साथ जो कुछ होता है ना, इससे प्रभावित होता है बी पार्टिकल भी। मतलब कहने का ये है, दो पार्टिकल्स बेशक सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल ए पर कुछ होता है ना, किसी प्रकार से प्रभावित होता है, तो तुरंत की तुरंत बिना देरी के बी पार्टिकल्स भी उसी प्रकार से प्रभावित होता है। दोनों आपस में एक ही समय में रिएक्ट करते हैं, बेशक सैकड़ों लाइट ईयर्स की दूरी है दोनों के बीच में। अब देखो एक चीज आप सोच के देखिए, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी कि कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो दोनों के बीच में ना कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो रही थी। क्या क्वांटम इंटेंगलमेंट वास्तव में होता है? अगर होता है तो फिर आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, इतने डिस्टेंस में है दोनों चीजें, सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर, तो लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, तो कैसे दोनों एक ही समय में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? ए को कुछ होता है तो बी भी उसी प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो काफी सालों तक ना ये डिबेट चलती रही। इन दोनों साइंटिस्ट ने, जो पहले के दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैंने आपको बताया, फिर से देख लीजिए, एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लाजर, दोनों ने इस पे रिसर्च की क्वांटम इंटेंगलमेंट पे। पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ और वेरिएबल्स होते होंगे जिसकी वजह से ये दोनों प्रभावित होते हैं, दोनों पार्टिकल्स एक ही समय में रिएक्ट करते हैं, इसके पीछे कुछ और पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट नहीं है, मतलब हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स को मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक ही समय में रिएक्ट करते हैं। बट देखो इन दोनों साइंटिस्ट ने रिसर्च की और कहा कि नहीं, कोई और वेरिएबल नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंक्शन है, क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है। तो इसी वजह से ये जो इनकी रिसर्च है ना, ये पाथ ब्रेकिंग है, रेवोल्यूशन लाने के समान है। अब इसकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट की ना एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। अब ये तीसरे जो साइंटिस्ट हैं, एंटन जेलिंगर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर बोला। क्वांटम टेलीपोर्टेशन मतलब देखो, कई बार हम मिथोलॉजी में देखते हैं ना, पलक झपकते ही कोई पर्सन प्रकट हो जाता है, मतलब एक सेकंड में वो यहां पे होता है, दूसरे सेकंड में पाताल लोक में होता है, या फिर एक सेकंड में इंडिया में, दूसरे सेकंड में यूएसए में। जाहिर तौर पे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई मूवीज में ऐसा दिखाते हैं। तो पहले कुछ लोग ये बोला करते थे कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन से ये चीज पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने यानी एंटन जेलिंगर ने ना ये साबित कर दिखाया कि पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है ए, वो पलक झपकते यूएसए नहीं पहुंच सकता, लेकिन उस पार्टिकल से संबंधित इंफॉर्मेशन जरूर पहुंच सकती है। यहां पे देखिए, टेलीपोर्टेशन का जो फ्रेज है वैसे तो मैजिकल लगता है, लेकिन आर्टिकल में लिखा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज टेलीपोर्ट नहीं होती एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इंफॉर्मेशन जो है पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट से संबंधित, वो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये जो चीज है ना, इसका कम्युनिकेशन के लिए और क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये मैंने आपको ना बेसिक टर्म्स में बता दिया, किसके लिए फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है, कौन से रिसर्च के लिए। तो ये देखो, हमने क्वांटम इंटेंगलमेंट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस कर लिया। अब देखो, इससे पहले कि हम असली वाली डिस्कशन स्टार्ट करें, एक छोटा सा आर्टिकल और है, इसको इसलिए मैं शुरुआत में ही डिस्कस करना चाहता हूं। डब्ल्यूएचओ ने ना हाल ही में 4 कंटामिनेटेड कफ एंड कोल्ड सिरप्स को हटाने की बात कही। डब्ल्यूएचओ ने कहा, आरोप लगता है कि इन कंटामिनेटेड कफ एंड कोल्ड सिरप्स की वजह से गैम्बिया में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है, 66 बच्चों की।
तो डब्ल्यूएचओ ने विभिन्न देशों से आह्वान किया कि आपके देश में भी ये ड्रग्स बिक रही हैं तो जल्दी से हटा लीजिए ताकि और बच्चों की डेथ ना हो। अब दिक्कत पता क्या है, ये कफ सिरप्स ना इंडिया की एक कंपनी ने बनाई है, हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। राइटर कहते हैं देखो, इंडिया ने बहुत गुडविल हासिल की है। टोटल वर्ल्ड में जितनी ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती है ना, जेनरिक ड्रग्स की बात करें तो 20% तो सिर्फ इंडिया में होती है। कोविड के दौरान पूरी दुनिया का फार्मास्यूटिकल हब इंडिया इमर्ज होकर आया, पहले ही इमर्ज होकर आ गया था, लेकिन कोविड के दौरान काफ़ी वैक्सीन हमने सप्लाई की पूरे वर्ल्ड की जनता को। लेकिन देखो, इंडिया का ब्रांड, ये गुडविल सारी खराब हो जाएगी अगर हमारे देश में ड्रग को रेगुलेट करने वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। ये हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल फर्म ने कैसी ये ड्रग्स बनाई, क्यों नहीं इनकी पहले जांच हुई थी, कौन दोषी है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया का ब्रांड खराब नहीं होना चाहिए। इनिशियल जो जांच सामने आई है ना, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक कंपनी के कफ सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये देखने को मिले हैं, जिससे किडनी को इंजरी हो सकती है। तो कितना दुख की बात है। देखो, इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की एक ड्रग कंपनी ने कुछ कफ सिरप बनाई थी, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में काफी बच्चों की डेथ हो गई थी। 2019 दिसंबर और 2020 जनवरी की यह बात है। देखो, हमारे देश में ना अभी जो ड्रग को रेगुलेट करने वाला स्ट्रक्चर है ना, सेंट्रलाइज नहीं है। स्टेट लेवल पे जैसे हिमाचल प्रदेश पर आरोप लगता है कि हिमाचल प्रदेश वैसे पहाड़ी राज्य है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पे आए, तो वहां पे ड्रग रेगुलेटर जो रेजीम है काफी कमजोर है। इतना अच्छे से ड्रग इंस्पेक्टर रेगुलेट नहीं करते कौन कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी नकली ड्रग्स वहां से मैन्युफैक्चर होती हैं। तो अब समय देखो आ गया है, बड़ी मुश्किल से इमेज बनती है। राइटर कहते हैं देश को, मतलब सरकार को सीरियस लेना चाहिए। ड्रग रेजीम को रेगुलेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए ताकि इंडिया का ब्रांड खराब ना हो। और आगे से जैसा हरियाणा की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नकली ड्रग्स बनाए या फिर टॉक्सिक केमिकल्स थे, ये कैसे पहले से जांच क्यों नहीं हुई, तो आगे से ही ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाए जाएं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इसलिए मैंने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कुछ समय पहले जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है ना, EACPM, इन्होंने ना द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट 100, मतलब इंडिया जब पूरे 100 साल का होगा, आज़ादी को मिले 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस समय तक इंडिया को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए दूसरे देशों की अपेक्षा कर, तो उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। आप सबसे पहले एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रोडक्टिविटी से आपका क्या मतलब है? देखो, इंडिविजुअल लेवल पे जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं ना, सिंपल डेफिनेशन है आउटपुट ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय इनपुट एक्सपेंडेड। मतलब सेम रिसोर्सेज में अगर ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाते हो ना, तो इसका मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। महेश नाम का कोई पर्सन है, क्वालिटी सेम है, 1 घंटा लक्ष्मीकांत पढ़ता है और लक्ष्मीकांत के 10 पेज पढ़ पाता है। रमेश क्वालिटी सेम है, मतलब सेम क्वालिटी से दोनों पढ़ रहे हैं, वो 1 घंटा पढ़ता है, 20 पेज लक्ष्मीकांत के पढ़ पाता है। तो बताइए कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव है? जाहिर तौर पर रमेश जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि सेम क्वालिटी के साथ वो 1 घंटे में 20 पेज लक्ष्मीकांत के पढ़ पाता है। ये तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्टिविटी की बात की। कंट्री के लेवल पर भी हम रिसोर्सेज को कितना अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो मतलब देश में हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, देश की कंपनी से सरकार ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। अब एक और टर्म है कॉम्पिटिटिव। जब हम बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो कैसे बनाना है? इंडिया की इकोनॉमी का ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा शेयर हो, हमारी एक्सचेंज रेट कॉम्पिटिटिव हो, बहुत ज़्यादा कम ना हो, FDI ज़्यादा आए हमारे देश में, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें हम इंश्योर करेंगे ना, तो देश की इकोनॉमी को हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं दूसरे देशों के अपेक्षा करते। वैसे यहाँ पे एक लाइन है जो लिंक करती है प्रोडक्टिविटी को कॉम्पिटिटिवनेस से। देश की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव देखो हम तभी बना सकते हैं जब देश के रिसोर्सेज को हम ज़्यादा अच्छे ढंग से यूटिलाइज करेंगे, यानी देश की इकोनॉमी की जब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हम इंप्रूव करेंगे ना, कम खर्चे के साथ ज़्यादा आउटपुट हम जनरेट कर सकेंगे, तो हम हमारे देश की इकोनॉमी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी दूसरे देशों के अपेक्षा करते। जैसे बार बार हम एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम आती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको कोई चीज़ कोरियर करवानी है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल से सिंपल भाषा में, तो चाइना में कम खर्च आता है।
जैसे चाइना से पेन एक्सपोर्ट करने हैं यूएसए में और इंडिया से भी करने हैं, दोनों को मैन्युफैक्चर करने में सेम कॉस्ट आई है, लेकिन चाइना से यूएसए में पेन भेजने में कम खर्चा आता है और इंडिया से यूएसए में पेन भेजने में ज़्यादा खर्चा आता है। तो मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में ज़्यादा है, तो चाइना की कंपनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी इससे। वैसे देखो, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में रास्ते में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो देखो, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। स्किल्स काफ़ी वीक हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, मार्केट में जॉब्स हैं लेकिन उन जॉब्स को पाने के लिए यूथ के पास में स्किल्स नहीं है। नेक्स्ट, जो डोमेस्टिक मार्केट है बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेटेड है, ज़्यादा ही रेगुलेटेड है। हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए कंप्लायंस शो करना पड़ता है। नेक्स्ट, बिजनेस करने की जो कॉस्ट है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में कैपिटल जो है, यानी क्रेडिट बैंकों से मिलता है तो कुछ ही सेक्टर्स को मिलता है, सारे सेक्टर्स को नहीं मिलता। ट्रेड और एफडीआई में काफ़ी सारे बैरियर हैं, इस वजह से ट्रेड इंडिया का बढ़ नहीं पा रहा है, एफडीआई ज़्यादा नहीं आ पा रही है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए कि जो एक प्रकार से ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं इंडिया की इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाने में। वैसे देखो, जनरल चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, ये तो हमने इकोनॉमी वाले चैलेंजेस डिस्कस किए। जनरल चैलेंजेस देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज भी हो जाती है तो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जॉबलेस ग्रोथ हो, कुछ ही लोगों को फायदा हो जीडीपी एक्सपेंड होने का और बाकी लोग गरीब ही रह जाएं। तो देश के सभी रीजन्स को फायदा होना चाहिए, सभी लोगों को फायदा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ, इंडिया ने अच्छे से ग्रो किया है। दूसरा, जॉब चैलेंज, लेबर फोर्स के लिए जॉब जनरेट करना। आज भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कितना कम है और ज़्यादातर जो लेबर फोर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। देखो, 1990 के बाद तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लेकिन उसके बाद जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो गति है वो धीमी पड़ गई। नेक्स्ट, शिफ्टिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे आसपास आज के समय में आप देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो नई तरह के चैलेंजेस आ गए हैं जिसका सामना आज के समय में देश को करना है। तो आने वाले समय में डिपेंड करेगा कि देश की सरकार कैसे ट्रेड डिसरप्शंस को मैनेज करती है। एकदम से ट्रेड डिसरप्शन आ गई, फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया वार की वजह से एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ गई, हम तेल नहीं परचेज कर पा रहे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस को कैसे सरकार हैंडल करेगी, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे देश की इकोनॉमी कितना कॉम्पिटिटिव होगी, कितना प्रोडक्टिव होगी। अब कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, जैसे देखो 2047 आते आते जब देश को आज़ादी मिले 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक हमें देखो 4 चीज़ों पे फोकस करना है। इंडिया ग्रो तो करे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में सोशल प्रोग्रेस भी वैसे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो इकोनॉमी ग्रो कर गई, दूसरी तरफ समाज धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहा है, जाति के नाम पे आपस में लड़ रहा है, सोच जो है वो अभी भी नैरो माइंडेड है लोगों की। नहीं, सोशल प्रोग्रेस भी होनी चाहिए और सोशल प्रोग्रेस में दूसरी चीज़ें भी आती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपने आप में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन। समझ गए सोशल प्रोग्रेस से क्या मतलब है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो तो हमारी ग्रोथ रिजिलियंट भी होनी चाहिए। कोई कल को रिसेशन वगैरह आ जाए तो ऐसा नहीं कि देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। जैसे चाइना की इकोनॉमी काफ़ी प्रेशर अभी फील कर रही है कोविड-19 की महामारी कारण, हमारे देश की इकोनॉमी फिर से तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर गई है। तो हमारी इकोनॉमी रिजिलियंट होनी चाहिए, कोई चैलेंज आता भी है तो शॉक एब्जॉर्ब कर ले और फिर से ग्रो करने लगे। नेक्स्ट, सस्टेनेबल होनी चाहिए ग्रोथ, यानी कार्बन न्यूट्रल होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा समाज में सभी तबकों को मिले, सारे जो सेक्शंस हैं उनको मिले। इसके बाद देखो कुछ जनरल सजेशंस हैं, जैसे कि देखो इंडस्ट्रियल और रीजनल पॉलिसीज से संबंधित कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट किया जाए देश के विभिन्न राज्यों के बीच में, रीजनल लीडर्स को एनकरेज किया जाए ताकि वो लोकल लेवल पे डायनामिक लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करें। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकार के बीच में ताकि पॉलिसीज जो है वो सिलोज में ना बने। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, नहीं। इसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट पॉलिसीज, जैसे देखो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जाए पब्लिक और प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ में। ये नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे इनोवेशन ज़्यादा आए, कॉमर्शलाइजेशन जल्दी जल्दी हो। इसके बाद सोशल पॉलिसीज, जैसे देखो लो स्किल्ड वर्कर्स और वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए।
नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस किया जाए ताकि हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहें अपनी एनर्जी के लिए, फॉर एग्जांपल ऑयल के लिए। एंटरप्राइज पॉलिसीज, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव इकोनॉमी, इनको आपस में मर्ज कर दो ताकि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपना के ज़्यादा अच्छे ढंग से टेक्नोलॉजी डेवलप हो, नॉलेज डेवलप हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडियाज़, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये सब डेवलप हों। नेक्स्ट, बिल्डिंग एक ग्लोबल इंडिया ब्रांड को क्रिएट किया जाए ताकि वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन को इंप्रूव किया जा सके, इंडिया का स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव हो। और सबसे लास्ट में, सरकार को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है रिसर्च के क्षेत्र में, टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको बूस्ट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैसे हमारे देश की इकोनॉमी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आइडिया से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 2013 में ये CSR का कंसेप्ट आया था, मतलब कानून में इसे जगह मिल गई थी, एक्ट में इसे जगह मिल गई थी। कंसेप्ट तो ये काफ़ी पुराना है। कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था ना, तो इसके सेक्शन 135 में ये बोला गया था कि वो कंपनीज जो एक निश्चित थ्रेशोल्ड को पार करती हैं, वो अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% समाज के लिए खर्च करेंगी। कंसेप्ट ये था कि देखो, कंपनीज की ग्रोथ में ना, कंपनीज के रेवेन्यू में सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है, कंपनीज सोसाइटी से ही तो पैसा कमाती हैं, तो इनका एक कर्तव्य बनता है सोसाइटी के लिए वो कुछ खर्च करें। तो कहा गया था कि एक निश्चित थ्रेशोल्ड को जो कंपनीज पार करती हैं, उनके पिछले 30 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है ना, मान लीजिए 100, 200, 300 कंजिक्यूटिव 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, तो इसका एवरेज निकालो कितना बनेगा, 300, 300, 600 डिवाइडेड बाय 3 यानी 200 करोड़। तो इसका 2% वो खर्च करेंगे समाज के लिए। अब कुछ डेटा है। 2014-15 में CSR में खर्च हुआ 10,065 करोड़ रुपए और 2020 में खर्च हुआ 24,865 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे ये वेरीफाई किया जा सके क्या इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इस वजह से ये CSR पे पैसा खर्च इंक्रीज हुआ है, या फिर कोई और रीजंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस समय सारी कंपनीज नहीं खर्च कर रही थी, धीरे धीरे बाकी कंपनीज भी खर्च करने लगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, लेकिन वेरीफाई करने के लिए कोई डेटा नहीं है। 2020-21 में 2,926 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 0 रुपए खर्च किए CSR पे, और 2015-16 में 3,078 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 2% से कम खर्च किया CSR पे, और ये संख्या बढ़ के 2020-21 में हो गई 3290, यानी 3290 में, सॉरी 3290 कह रहा हूँ, 2020-21 में 3290 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जो लिमिट थी ना 2% की, उससे कम खर्च किया। राइटर बोलते हैं सरकार ना एक प्रोविजन देती है कि अगर कोई कंपनी किसी साल में एवरेज प्रॉफिट का, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% से ज़्यादा भी खर्च कर देती है ना, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए खर्च करना था CSR के तौर पे, लेकिन 120 कर दिया, तो वो 20 करोड़ एडजस्ट हो सकता है आने वाले 3 सालों में जो उस कंपनी को CSR के तहत पैसा खर्च करना है। तो राइटर कहते हैं अरे यार, CSR में ज़्यादा खर्च हो गया तो हो गया। सरकार जब ये बोलती है ना कि अगर 2% से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया तो अगले सालों में एडजस्ट हो जाएगा आने वाले 3 सालों में, इसका मतलब तो सरकार उन्हें डायरेक्शंस दे रही है कि 2% से ज़्यादा आप मत खर्च करना, जबकि 2% तो सिर्फ कानून ने लिमिट लगाई है। अदरवाइज तो कंपनीज को और ज़्यादा एंकरेज करना चाहिए कि आप CSR के लिए पैसा खर्च करिए। कुछ और इश्यूज भी हैं, जैसे देखो कुछ कंपनीज जो CSR के लिए एलिजिबल हैं, मतलब उनको पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% CSR के लिए खर्च करना है, उन्होंने अपने अपने ट्रस्ट बना लिए हैं और वो पैसा अपने ही ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ये लीगल है या फिर नहीं। सरकार को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए कि कोई कंपनी अपने ही ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर कर देती है CSR के लिए। इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 क्लास 5 में यह बोला गया है कि कंपनी को ना अपने आसपास के लोकल एरियाज को फोकस करना है, यहां पे ज्यादा खर्च करना है आसपास के लोकल एरियाज में। देखो वैसे तो देखो ये सही भी है, क्योंकि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उससे आसपास के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं ना, तो उन्हीं को ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। लेकिन देखो डेटा से ये चीज़ सामने आई है कि 54% जो CSR कंपनीज हैं वो 4 राज्यों में ही सीमित हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो यानी CSR का फायदा इन 4 राज्यों को सबसे ज़्यादा होगा, जबकि ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो राज्य हैं ना, यूपी, मध्य प्रदेश, इनको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए ये बात तो सही है
कि आसपास के लोकल एरियाज को ज़्यादा फायदा होना चाहिए, बट एक बैलेंस भी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। अदरवाइज तो देखो, मतलब कानून में बात बोली जाए कि बैलेंस इस्टेब्लिश कीजिए, कहाँ कहाँ पे आप सीएसआर का पैसा खर्च कर रहे हैं तो सही है, अदरवाइज तो सब कुछ कंपनी के बोर्ड पे डिपेंड हो जाता है। कंपनी का बोर्ड जहाँ पे डिसाइड करेगा वहीं पे सीएसआर का पैसा खर्च होगा। नेक्स्ट देखो, ज़्यादा पैसा ना एजुकेशन पे खर्च होता है। 2014 से लेकर 2018 के बीच में सीएसआर का जो पैसा खर्च हुआ ना, उसमें से 37% एजुकेशन के लिए हुआ, 29% हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए हुआ, सिर्फ 9% इन्वायरमेंट के लिए हुआ। तो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, अभी देखो सीएसआर का जो पैसा खर्च करती हैं वेरियस कंपनीज, उनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, अच्छे से नहीं हो पाती। एक तो कंपनी का जो बोर्ड है वो देखता है कि आपने सीएसआर का पैसा 2% कहाँ कहाँ पे खर्च किया, उसके बाद रिपोर्ट दी जाती है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री को। लेकिन देखो ये बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्या कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री उन रिपोर्ट्स को डिटेल से एनालाइज करती है, डिटेल से उनकी स्क्रूटिनी करती है या फिर नहीं करती है, करती है तो क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एक्शन की खबरें सामने नहीं आती, रेयरली सामने आती हैं। जो थर्ड पार्टी ऑडिटर होते हैं, कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, वो भी सीएसआर में जो पैसा खर्च होता है उनकी ऑडिटिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी कमी है। उनको सिर्फ इतना जानने का हक है कि पैसा कितना खर्च किया, अंडर स्पेंड किया, कितना अंडर स्पेंड किया, कितना ओवर स्पेंड किया, सिर्फ इतना। अदरवाइज और डिटेल से वो ऑडिटर इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते कंपनी से कि आपने मतलब कितनी क्वालिटी है आपका पैसा खर्च करने की, कहाँ पे पैसा खर्च किया, वो सारी डिटेल्स से ऑडिटर्स नहीं मांग सकते। सिर्फ बेसिक जो नंबर संबंधी डिटेल्स होती है ना, कितना खर्च किया, कितना ओवर स्पेंड किया, कितना अंडर स्पेंड किया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑडिटर मांग सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर कंपनी के सीएसआर के काम को एनालाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद राइटर सजेशन देते हैं, देखो एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया जाए एमसीए के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, जिसमें सारे स्टेट्स बताएं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर सीएसआर के पैसों की आवश्यकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन कंपनीज यूटिलाइज कर सकें सीएसआर का पैसा खर्च करने के लिए। तो ऐसे ऐसे हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने की आवश्यकता है। देखो ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट अगर वेबसाइट पर रहेगी ना, तो 112 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट पे खर्च करने की आवश्यकता है एटलीस्ट 25%। मतलब एजुकेशन वगैरह वो भी जरूरी है, लेकिन इन्वायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ऐसा राइटर का मानना है। और देखो सीएसआर प्रोजेक्ट्स को जब इलेक्ट किया जाता है ना, और बाद में इंप्लीमेंट किया जाता है, इसमें लोकल कम्युनिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी 2018 में सीएसआर से संबंधित। इन्होंने काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी कि सीएसआर का जो पैसा खर्च होता है उसकी कैसी मॉनिटरिंग की जा सकती है, कैसे इवैल्यूएशन किया जा सकता है। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि मैक्सिमम ढंग से सीएसआर के पैसे को, सीएसआर के काम को यूटिलाइज किया जा सके। जैसे देखो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होनी चाहिए, काम को इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्वालिटी काम हुआ है। सीएसआर को आप स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट में लेके आ जाओ, ताकि सीएसआर के एक्सपेंडिचर को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल किया जा सके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी हाई लेवल कमेटी ने 2018 में। अभी देखो सरकार भी काफ़ी सारी अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं, सैनिटेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, एजुकेशन के लिए। तो सरकार के साथ मिलकर काम करे कंपनीज, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। ऐसा ना हो कि सरकार भी सैनिटेशन के लिए काम कर रही है, कंपनी ने भी वहाँ पे सैनिटेशन के लिए काम कर दिया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। जहाँ पे सरकार के एफर्ट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहां पे कंपनीज पैसा ज्यादा खर्च करती हैं, तो ज्यादा अच्छा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, डोमेस्टिक आइडियोलॉजीज इन एक्सटर्नल सेटिंग्स। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो यूएन के मंच से जब भी किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटमेंट दी जाती है ना, तो उसमें देखो कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें वाली बात है। निगाहें देखो इंटरनेशनल कंसर्न्स की तरफ होती हैं, लेकिन निशाना डोमेस्टिक ऑडियंस पर भी होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी स्पीच देंगे तो बोलेंगे कि वर्ल्ड को आतंकवाद से मुक्त करवाने की आवश्यकता है, लेकिन इशारों इशारों में वो पाकिस्तान पर निशाना लगा लेंगे ताकि डोमेस्टिक ऑडियंस भी खुश हो जाए। ऐसा होता है। लेकिन ना
ये जो आर्टिकल है ना थोड़ा पॉलिटिक्स वाला है, इसमें वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इन्होंने जो अभी स्पीच दी ना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में, 77 सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें उन्होंने डोमेस्टिक ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस किया, ना कि इंटरनेशनल कंसर्न्स पर। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जैसे देखो, आज के समय में भारत सरकार जो है वो सोसाइटी को रिजूवनिएट कर रही है, यानी पुनरुत्थान किया जा रहा है सोसाइटी का सरकार के द्वारा। किससे? भारत समाज को कॉलोनिज्म ने और सदियों के फॉरेन अटैक्स ने काफ़ी सताया, मतलब सदियों के फॉरेन अटैक्स ने और कॉलोनिज्म ने इंडिया को बहुत लूटा, बहुत चोरी की यहाँ से। तो भारत के समाज को फिर से पुनरुत्थान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ऐसी बात उन्होंने बोली। अब राइटर कहते हैं देखो, कॉलोनिज्म तो ठीक है, सेंचुरीज ऑफ फॉरेन अटैक्स से क्या मतलब है? सेंचुरीज ऑफ फॉरेन अटैक से मतलब ये है जो मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ पे इन्वेड किया था। अब ये इशू देखो हमेशा से भारत की पॉलिटिक्स में ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। जैसे एक दो बार कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी थी। अब ये पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हैं, देखो एग्जाम के लिए काम की नहीं है, लेकिन लिखिएगा मत, सिर्फ समझाने के लिए है कि राइटर क्या कहना चाहते हैं। जैसे देखो कुछ लोगों ने स्टेटमेंट नहीं दी थी कि असल में अब 800 साल बाद हिंदू सरकार आई है, ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बोली थी। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये कहना कि इतने सालों बाद, मतलब इतने सालों तक तो कभी कॉलोनिज्म और कभी फॉरेन इन्वेडर से इंडिया को लूटते रहे, अब जाके भारत के समाज का पुनरुत्थान हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए है, तो इंटरनेशनल मंच पर ये जो स्टेटमेंट है वो शोभा नहीं देता, समझ गए? इसीलिए मैं बोल रहा था कि पॉलिटिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं जो आंसर्स के लिए थोड़ा कम यूटिलाइज होने वाली हैं। फिर थोड़ी और बातों का क्रिटिसिज्म होता है। जैसे देखो अब लीडरशिप जो है भारत की ज़्यादा ग्राउंडेड है, ज़्यादा ऑथेंटिक वॉइसेस निकल के आ रही हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो राइटर कहते हैं आज़ादी के बाद से लेके अभी तक, मतलब 1951-52 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल गई थी, 18 साल से ऊपर जो भी थे उनको वोट देने का अधिकार था जैसे। तो उस समय इतने लीडर्स चुन के आए, नेहरू, इंदिरा गांधी, क्या वो ग्राउंडेड लीडरशिप नहीं थी? ऐसा क्वेश्चन राइटर रेज करते हैं। मतलब अब ग्राउंडेड लीडरशिप आई, उससे पहले इतने सालों तक जो लीडरशिप चल रही थी, क्या वो एलीट लोग थे? क्या वो ग्राउंडेड नहीं थे? मतलब उसी प्रकार से पूरी स्पीच का क्रिटिसिज्म राइटर के द्वारा किया जाता है। जैसे एक स्टेटमेंट ये दी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि भारत अगर कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त होगा ना तो इसका पूरा फायदा पूरे वर्ल्ड को होगा। तो राइटर कहते हैं पूरे वर्ल्ड को कैसे होगा? पहले तो बात, कॉलोनियल माइंडसेट में कौन है? मतलब सरकार ही ज़्यादा कॉलोनियल माइंडसेट की बात कर रही है, अदरवाइज लोग तो भूल चुके हैं, मतलब कॉलोनीज को लोग तो भूल चुके हैं जब इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था। दूसरा, पूरे वर्ल्ड को कैसे फायदा होगा? मतलब इंडिया का यह कहना कि आज भी कहीं कहीं पे कॉलोनियल माइंडसेट देखने को मिलता है। तो इंडिया ने जो प्रयास किए थे ना आज़ादी के बाद कॉलोनिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाने में, उन प्रयासों को अंडरमाइन किया जा रहा है ये कह के कि कॉलोनियल माइंडसेट आज भी है। देखो यहाँ पे डिबेट्स हो सकती हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट आज के समय कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे देखो एक तो लॉज की फॉर्म में देखने को मिलता है, कुछ कानून आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए थे। तो ये आर्टिकल में पॉलिटिक्स ज़्यादा है और एग्ज़ाम में यूज़ होने वाले पॉइंट्स कम हैं, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में लिखने लायक नहीं हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी हम निकाल सकते थे वो हमने निकाले। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।